हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे सीटेट 2018 लेवल 1 सीडीपी के क्वेश्चन। ये हमारा मॉक नंबर 19 है। बेटा, सीटेट का पेपर करने का क्या जरूरी है और क्यों करने चाहिए? आप देखिए, सीटेट का पेपर जो है वो नेशनल लेवल का है। इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे तो अल्टीमेटली वो टेस्टिंग एजेंसी देखना चाह रही है कि ये टीचर लगने के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए टीचर को कम से कम ये वाले क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। और ये नेशनल लेवल पे हो रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर हम देखें रीट के नजरिए से, रीट में भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे और एप्लीकेशन वाले आएंगे। तो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस सीटेट के पेपर से हो सकती है। तो चलिए उसी सोच को ध्यान में रखते हुए कि हमारे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी और हम एक नेशनल लेवल के पेपर को भी अच्छी तरह हम कितना कर पा रहे हैं तो उसकी असेसमेंट हो जाएगी। तो वो सोचते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही लग रही है क्योंकि जो डेवलपमेंट है ना हेरिडिटी से, तो जैसे कि आप जो चीजें, हेरिडिटी वो है जो कि आप अपने माँ बाप से लेकर आ रहे हैं। तो हेरिडिटी को एक और शब्द से कहा जाता है नेचर। ठीक है, इन्वायरमेंट वो है जो कि आपके पैदा होने के बाद आपको सारी चीजें जो आपको इन्फ्लुएंस करती है वो कहलाता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। उसको नर्चर भी कहा जाता है। ठीक है, अब वुडवर्थ और मार्क्स ने एक इक्वेशन दी थी। उसने कहा था एक पर्सन या फिर इंडिविजुअल वो बराबर है हेरिडिटी यानी कि जो जन्म से वो लेकर आ रहा है, और इन्वायरमेंट जो कि उसे परिवेश मिल रहा है उनके प्रोडक्ट के बराबर है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इंडिविजुअल इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। H प्लस ई जमा में नहीं है, ये गुणा में संबंध है। अब ये देखिए, जैसी आनुवांशिकता, जैसे हेरिडिटी यानी कि जो जीन से मटेरियल लेके आ रहा है, कोई लंबे माँ बाप का बच्चा है तो ज्यादा चांस ये होते हैं कि वो लंबा ही होगा। और पर्यावरण, पर्यावरण के अंदर ये है कि अगर आप बच्चे को अच्छा पर्यावरण देते हैं, अगर उसको सामाजिक परिवेश ऐसा मिलता है कि जिसमें उसको अच्छी वैल्यूज इनकलकेट होती है तो उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा। यानी कि अगर वो एक ऐसे ग्रुप के साथ है जहां पर चोरी चकारी मारपीट ये सब नहीं हो रही तो उसका सोशल इन्वायरमेंट अच्छा है, तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी डेवलपमेंट भी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो पर्यावरण का इन्फ्लुएंस होता है। तो कुछ एस्पेक्ट डेवलपमेंट के हेरिडिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और सोशल हो गया हमारा, वो जैसे सोशल डेवलपमेंट वो इन्वायरमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो ये बात तो सही है। एक बच्चे की एबिलिटी कितना वो लर्न करेगा और कितना परफॉर्म करेगा, क्या सिर्फ वो जीन से डिटरमाइन होती है? जीन से भी डिटरमाइंड होती है। जैसे हमने इक्वेशन में देखा एच यानी हेरिडिटी जीन, ठीक है, और इन्वायरमेंट से भी होती है। तो इसमें इन्वायरमेंट की बात तो करनी रखी, तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार मेंटल रिटार्डेशन जो होती है वो जन्मजात होती है, तो उसको चाहे आप कितनी केयर करो, कितनी डाइट दो, क्या वो ठीक हो पाती है? नहीं हो पाती। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल भाषा विकास में नहीं निभाता, सामाजिक विकास में भी निभाता है, मोरल डेवलपमेंट में भी, नैतिक विकास में भी निभाता है। तो इसलिए ये सही नहीं है। इसका आंसर ये है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी। हमारी एक चीज देखिए आप, सबसे पहले जो हमारी फंक्शनल यूनिट होती है यानी जैविक चीज होती है वो होती है हमारी सेल। वो बेसिक यूनिट होती है। सेल के अंदर बेटा होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो बहुत सारे धागे होते हैं। जैसे ऐसे आप मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ऐसे 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 ये धागे हैं, ये कहलाते हैं क्रोमैटिड्स। और जब सेल की डिवीजन होने लगती है यानी एक सेल टूटकर और सेल में बनने लग जाता है, तो ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ना, ये इस तरीके के बन जाते हैं और ये कहलाते हैं हमारे क्रोमोसोम। ठीक है, और इन क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे प्रेजेंट होती है हमारी जीन। क्या प्रेजेंट होती है? जीन। जीन जो है यानी वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हमारी आनुवांशिकता डिटरमाइंड होती है। हम अपने माँ बाप से कौन से गुण लेकर आ रहे हैं, गुणसूत्र। और जीन के अंदर जो मटेरियल होता है बेटा वो होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप देख सकते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, एक इंसान के अंदर पाए जाते हैं 23 पेयर।
यानी 23 इंटू 2 46, नंबर में 46। और वैसे हम अगर पेयर में बोलें, क्योंकि ऐसे दो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, तो ये होते हैं हमारे 23। इसमें 22 जो होते हैं ना, उनको तो हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो 23वां जो होता है ना, जो कि सेक्स डिटरमाइन करता है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर XX होगा तो वो लड़की होगी, ठीक है। 23वें क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं। और अगर XY होगा तो लड़का होगा। तो ये हमारा डिटरमाइन करता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। XX है तो लड़की, XY है तो लड़का। 22 ऑटोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते। आप ये थोड़ा देख सकते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड्स, और जब क्रोमेटिड्स के अंदर सेल की डिवीजन टूटने लगती है तो बनते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के अंदर ऐसे क्रॉस का स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर प्रेजेंट होती है जीन। जीन के अंदर हमारा सारा मटेरियल अनुवांशिकता का होता है, और उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी से रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने साथ में इस क्वेश्चन के साथ आपको ये एक्सप्लेन किया है, आप इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? नहीं वाले क्वेश्चन 2 बार पढ़ना। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है जो कि गुणात्मक होते हैं। बिल्कुल सही, उसने 4 स्टेजेस की बात की थी, ये तो सही बात है। प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और सबसे पहले सेंसरी वाली, और एंड में फॉर्मल वाली, तो वो 4 स्टेजेस की तो बात की थी। और हमें बताना नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, बच्चा अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है, पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। उन्होंने बच्चे को एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर यानी ज्ञान का संरचना करने वाला बंदा माना है, लिटिल साइंटिस्ट माना है। तो ये तो बात सही है, हमें नहीं वाली बतानी है, तो ये नहीं है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। भाई ये तो व्यवहारवादी बात है, बिहेवियरिज्म की बात है। और पियाजे जो थे वो तो कॉग्निटिविज्म, संज्ञानवादी, कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावादी, वो वाले बंदे हैं। ये तो स्कूल ऑफ थॉट ही अलग है, तो इसलिए ये वाला आंसर है इसका। ये बात सही नहीं है और हमें नहीं वाली बतानी थी, तो इसलिए ये आंसर है कि लर्निंग प्रैक्टिस वाली बात ये तो थॉर्नडाइक ने उसमें की थी, ठीक है। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, बच्चे अपने पर्यावरण पर कार्य करते हैं। हाँ, बच्चे पर्यावरण में एसिमुलेट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं और नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अब हमारी पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल थॉट, यानी 2 से 7 ईयर्स में होने वाली, पियाजे के अनुसार टेंडेंसी टू कंसंट्रेट। अब यहाँ पे आप ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, इसको नॉर्मल टर्म्स में मत लीजिए। आपने देखिए पियाजे के टर्म्स में ये है, तो उसका मतलब है टेंडेंसी टू कंसंट्रेट का मतलब सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण अगर बच्चा करता है तो वो किसी चीज के एक ही पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। जैसे कि अगर 2 गिलास हो, एक लंबा हो और एक चौड़ा हो, तो वो सिर्फ पानी पे ध्यान देख रहा है, पानी के लेवल पे। वो 2 चीजों को नहीं देख रहा है, लंबाई और चौड़ाई को, जिसके कारण बच्चा क्या कह देता है कि ये जो लंबे वाला गिलास है इसमें पानी ज्यादा है। तो बच्चा कंजर्वेशन नहीं कर पाता, बच्चा रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता। तो ये तो एक लिमिटेशन है, यानी कि ये तो एक कमी है, और हमें बताना है कमी कौन सी नहीं है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, अब सिंबॉलिक थॉट का मतलब ये है कि प्रतीकात्मक विचार। बच्चा जो है एक कार के चित्र को देखकर कार बोलने लग जाता है, सिंबल्स को देख के वो बताने लग जाता है कि एक ऐसी ही चीज होती है जो कार होती है, जो कि रोड पे चलती है। तो एक चित्र से उसने इस तरीके का चिंतन किया, तो वो कहलाता है सिंबॉलिक थॉट। ये तो एक लिमिटेशन ही है, ये तो मदद करता है। सिंबॉलिक थॉट होती है तभी तो बच्चा जो होता है लैंग्वेज में जो लिखा हुआ होता है, अगर सेब लिखा होता है उससे बच्चा इस तरीके के चित्र को मिलाता है और दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाता है। लाल रंग की दिखने वाली इस तरीके की फीचर्स वाली एक चीज सेब होती है, तो वो तो एक सिंबॉलिक थॉट मदद करती है कंसेप्ट
डेवलपमेंट के अंदर। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है। ये तो धीरे धीरे बच्चे का चिंतन जैसे बढ़ता जाता है, सिंबॉलिक थॉट उतनी ही बढ़ती जाती है। पहले वो कॉन्क्रीट चीजों से जुड़ी होती है और फिर कैसे अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट में चली जाती है, फॉर्मल में, कि बच्चा जो है वो हाई लेवल अलजेब्रा वगैरह के क्वेश्चन करने लग जाता है जिनका सामने रूप से कुछ भी प्रतीक दिख नहीं रहा हो। तो सिंबॉलिक थॉट की डेवलपमेंट होने लग जाती है, ये एक पॉजिटिव बात है, ये लिमिटेशन नहीं है। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो ये इसका आंसर है। ईगोसेंट्रिज्म, अहम मान्यता के अंदर बच्चा जो होता है वो सिर्फ अपने ही विचार को देखता है, वो अपनी ही बात को सही मानता है, और वो तो एक तरीके की लिमिटेशन है क्योंकि वो दूसरे के विचार और दूसरे के भावों को नहीं समझ पा रहा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इरिवर्सिबिलिटी है, यानी कि बच्चा जो है इरिवर्सिबल है, वो अगर पानी को बड़े गिलास से छोटे में डाल रहा है और छोटे से बड़े में डाल रहा है और नहीं बता पा रहा कि दोनों में सेम पानी सेम ही रहता है, तो रिवर्सिबल नहीं कर पा रहा, तो वो कहलाएगा इरिवर्सिबिलिटी। और इरिवर्सिबिलिटी अपने आप में एक लिमिटेशन है जिसके कारण बच्चा कंजर्वेशन के टास्क नहीं कर पाता, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। तो ये भी एक कमी है। हमें पूछा है कि कमी नहीं है, तो कमी नहीं है भाई वो प्रतीकात्मक विचार का विकास। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्ले का एक सिग्निफिकेंट रोल है यंग चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में। इन कारणों के अलावा, इसके अलावा, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से देखिए, बच्चे जो होते हैं अपनी बॉडी पे मास्टरी लेते हैं, बिल्कुल सही। बच्चा जो है खेलेगा तो वो कोऑर्डिनेट करना सीखेगा, उसकी जो है साइकोमोटर स्किल्स डेवलप होंगी, तो अपनी बॉडी पे उनका कंट्रोल बढ़ेगा। ये बात तो अपने आप में सही है। हमें बताना है जो सही नहीं है, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, बच्चे की केंद्रिय उत्तेजित होते हैं, बिल्कुल सही। बच्चा जो है अगर क्रिकेट भी खेल रहा है तो उसकी सेंसेस, विजुअल कोऑर्डिनेशन बनेगा। एक जो बॉल फेंक रहा है तो उसमें हाथ में किस तरीके से मैं फेंकूं, तो वो कोऑर्डिनेशन बॉडी का, बॉल के फेंकने का, वो सब उसकी सेंसेस स्टिमुलेट होंगी। बैटिंग जो कर रहा है वो देखेगा कि कैसे बॉल आ रही है, वो विजुअलाइज करेगा कि यहाँ टप्पा खाएगा तो यहाँ आएगी, तो सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व होंगी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इट इज जस्ट ए प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, भाई ये टाइम पास करने का एक तरीका है प्ले, ये बिल्कुल भी नहीं है। टाइम पास करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बच्चे के लिए तो आप देखिए कि जो उसका प्ले स्टेज ही कहा गया है, जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड है, कि उसके लिए तो खेल कितना जरूरी है उस पीरियड के लिए, क्योंकि उस स्टेज का नाम ही प्ले रख दिया, तो टाइम पास का तरीका कैसे हो सकता है? ये आंसर गलत है, यही इसका आंसर है। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम, बच्चा नई नई स्किल सीखता है और कैसे उसे यूज करना है। अगर बच्चा जो है आप देखिए फील्डिंग कर रहा है तो वो अपने हाथों को किस तरीके से लेके जा रहा है, गेंद और हाथों का कोऑर्डिनेशन कैसे बना रहा है, और किस तरीके से वो फिर इस कोऑर्डिनेशन को जो उसने क्रिकेट में सीखी तो किसी और गेम में भी अप्लाई कर सकता है। तो वो नई नई स्किल्स को सीखता है, उनको एप्लीकेशन सीखता है, तो वो तो प्ले में बच्चे को आती ही आती है। ये भी सही है। इसका आंसर ये है कि सिर्फ टाइम पास का काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? अब भैया बच्चों को गंभीर रूप से चिंतन कराना है तो आप जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन बेटा दो तरीके के होते हैं, एक हो गए ओपन एंडेड और एक हो गए क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं जिनके अंदर सही गलत या वन वर्ड आंसर, यानी संक्षिप्त में और बिल्कुल ही एक दो शब्द के अंदर उनको खत्म कर देना, यानी उनपे आगे आगे आप और सवाल नहीं पूछ सकते, तो वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और ओपन एंडेड होते हैं जिनमें बहुत सारे विचार आते हैं और इससे जो होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन से, ठीक है। और ये हमें बहुत ज्यादा एज ए टीचर यूज करने चाहिए क्लास के अंदर, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे विभिन्न पक्षों के बारे में नए नए सुझाव और चीजें लेकर क्लास में आता है और वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। अब ये देखिए, डू यू नो द आंसर टू दिस, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? अब बच्चा क्या जवाब देगा, यस या नो, जानता हूं या नहीं। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है इसका। व्हाट इज द राइट आंसर? अब इसमें सही जवाब क्या है? सही जवाब है मान लीजिए एक्स, तो आपने एक शब्द में सही जवाब दे दिया, आपने बहुत सारी बातें तो लेकर नहीं आए, तो ये भी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो ये जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इस तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो अब इसमें बच्चा क्या कह सकता है कि आप सोच सकते हैं, तो बच्चा कह सकता है हाँ मैं सोच सकता हूं, यस।
और या मैं नहीं नहीं मैम मुझे तो नहीं आ रहा। तो एक तरीके से ये क्लोज एंडेड ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपने उस स्थिति के बारे में और ज्यादा उससे बातें नहीं की कि हाँ मुझे उस स्थिति के बारे में और बताओ, तब ये ओपन एंडेड हो जाता। अभी तो इस स्तर पे ये क्लोज ही है। वट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप उन वेज के बारे में पूछ रहे हो, उन तरीकों के बारे में बात पूछ रहे हो। तरीके पूछोगे तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। बच्चा जो है वो अपनी तर्क और अपनी सोच को इसमें ला सकता है, अपने जवाब अलग अलग तरीके के दे सकता है। तो अपने आप में ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे जवाब, बहुत सारे तरीके और बहुत सारी बातें बच्चा या बड़ा उस पर ला सकता है, जिसमें डिस्कशन फिर आगे हो सकता है। इसलिए इसका आंसर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जो की थी वो जॉन डुई ने की थी, जिसके अंदर ये सारी बातें थी कि आप करके सीखें। बच्चा जो है वो प्रोजेक्ट मेथड जो कि लपिट्रिक ने उसके मतलब साथ काम करता था, उसी ने दिया था, सब मिलकर करें, कोऑपरेट लर्निंग। तो ये सारी बातें उसके अंदर थी। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना था, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चा जो है वो एक्टिव कंस्ट्रक्ट है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सीख रहा है। ये सारी बातें थी। प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग दी, उसको कोई एक ऐसा काम दिया जिसपे वो खुद ही काम करता जा रहा है, तो वो भी है। कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सीख रहा है। तो ये सारी बातें तो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर, यही इसका आंसर मुझे लग रहा है। अब मगर आगे चलते हैं। थीमेटिक यूनिट यानी थीम बेस्ड यूनिट देना, रेगुलर यूनिट टेस्ट लेते रहना है। रेगुलर यूनिट टेस्ट तो बेटा अपने आप में एक समेटिव है, योगात्मक है, वो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं है। यूनिट टेस्ट देते रहना, बच्चों को रैंक करना, ये सारी व्यवहारवादी बातें हैं, जिसके कारण बच्चा जो है उसको एक तरीके से रेस में भगाना, ये आउटडेटेड बातें हैं, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बातें नहीं है। पर्सनलाइज लर्निंग यानी कि उस पर व्यक्तिगत लर्निंग देना, जो कि स्किनर वगैरह ने कहा था कि एक मटेरियल दे दो, कैसे कैसे वो उस पर फिर आगे काम करता रहेगा। एबिलिटी ग्रुप करना, ये बिल्कुल ही गलत है। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन कभी नहीं कहती कि इंटेलिजेंट बच्चों को एक क्लास में डाल दो या लेबल करो बच्चे को ये इंटेलिजेंट है या फिर ये इसे कम आता है। तो ऐसी तो आज की प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा इसके खिलाफ है कि बच्चों की लेवलिंग नहीं होनी चाहिए। उससे बच्चे पे प्रेशर पड़ता है और वो अधिगम में जो है उसे रस नहीं आता, और रस नहीं आता तो फिर वो बोझ लेता है, बोझ लेता है तो फिर सुसाइड वगैरह इसके केसेस बढ़ते हैं। तो वो तो आउटडेटेड बातें, उनको नहीं करना हमें। प्रोजेक्ट मेथड ये तो है, मगर एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं है। हमें ग्रुप नहीं करना एबिलिटी के आधार पे, ना हमें रैंक करना कि तू पहला है, तू दूसरा है, तू तीसरा है। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट वाला है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। इसका ऑप्शन है पहला, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। प्रोजेक्ट मेथड जो कि किलापेट्रिक ने दे, वो कोऑपरेटिव यानी सब मिलके एक दूसरे की लर्निंग में मदद कर रहे हैं। मैं एक सहपाठी हूँ, मेरे सहपाठी को कुछ आ रहा है तो मैं उसके साथ मदद करके कुछ सीख रही हूँ, एक दूसरे के साथ अधिगम को। ये नहीं कि मुझे आ जाए सिर्फ मैं सीख लूँ। कंपटीशन इतना नहीं बढ़ाना, हमें कॉपरेशन बढ़ाना है, कैलिब्रेशन बढ़ाना है, वो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी एजुकेशन अपने आप में ही जिंदगी है। एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। नहीं, ये तो कुछ ऐसा नहीं है कि स्कूल की एजुकेशन आप सारी ताउम्र चलाते रहेंगे, ये तो बात ही सही नहीं है। स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस। स्कूल की जरूरत ही नहीं है, बच्चे अपने आप ही अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, स्कूल की जरूरत है। स्कूल के अंदर आप जो है बच्चे को जिन वैल्यूज को आप एज ए कंट्री वैल्यू करते हो, यानी कि आप अगर हमारा देश है वो लोकतंत्र को मानता है, तो वो चाहेगा कि बच्चों को शुरू से लोकतंत्र में कैसे रहा जाता है उसकी उस तरीके की शिक्षा उसको दी जाए। स्कूलों के अंदर ऐसे बच्चे बनाए जाए, मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए कि क्योंकि अल्टीमेटली वही बच्चे जाके समाज का भाग बनेंगे, वही आपके फ्यूचर वोटर्स हैं। तो स्कूल्स की तो जरूरत है, ये भी नहीं है। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। स्कूल के अंदर जो शिक्षा है, बिल्कुल सही, ये एनसीएफ 2005 भी कहता है कि वो उसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए समाज में और नेचुरल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब करे। समाज में अगर जो चीजें आ रही हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है पर्यावरण में, नेचुरल वर्ल्ड की चीज देखो कि पर्यावरण पॉल्यूशन वो नेचर से रिलेटेड है। सोशल उससे रिलेटेड इश्यूज क्या है, क्यों हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, पेड़ जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण ये कट रहे हैं। तो इन सारी बातों की बात स्कूल की एजुकेशन में होनी चाहिए। सिर्फ रट्टा मार के कि ये कॉन्सेप्ट रट लो, ये जमा कर लो, ये घटा कर लो,
उससे नहीं चलेगा। हमें बच्चे को वेल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट बनाना है, जिसको सारी चीज़ें जो आसपास चीज़ें घटित हो रही है उनके बारे में उसे जानकारी हो, और वो आपकी एजुकेशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वही एजुकेशन जो है वही जिंदगी है, यही इसका आंसर। लाइफ इज ट्रू एजुकेटर, जीवन सच्चा शिक्षक है। भाई ये काफी फिलोसॉफिकल बात है, दार्शनिक बात है, और ये नहीं है, हमें स्कूल से रिलेटेड बात करनी थी, तो ये इसका आंसर नहीं है। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? अब कोलबर्ग जो थे उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थियरी दी, यानी नैतिक विकास की। उनकी थियरी जो थी वो बेस्ड थी पियाजे की थियरी पे। पियाजे ने पहले काम किया था मोरल डेवलपमेंट में। उसने हेट्रोनोमस यानी बच्चा बाहर से मोरालिटी सीखता है, ऑटोनोमस खुद से उसकी कैसे डेवलप होती है एज के साथ, उसी कॉन्सेप्ट को उसने फिर अपने तीन तरीके के लेवल डाले और उसमें दो दो सब स्टेज दी और उसने अपनी थियरी बना दी और वेल एक्सप्लेन किया। तो यह थ्योरी जो है वो सपोर्ट करती है कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी के बीच में एक एसोसिएशन है। हाँ, बच्चे की नैतिक तर्कना कैसे प्री ऑपरेशनल चाइल्ड की होती है जो, और कैसे नैतिक तर्कना जो बच्चे की प्री कन्वेंशनल लेवल पे होती है, पूर्व पारंपरिक लेवल पे होती है, और कैसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आता है, यानी कि जो हमारा थर्ड लेवल आता है एज के साथ 13 एंड अबव, वो कैसे बदल जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इस थियरी के इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स थे? नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये तो क्वेश्चन बेस पे उसने जो है वो बच्चों से ली थी। इट एस्टैब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन। मोरल रीजनिंग आप जो दे रहे हो और क्या आप एक्शन कर रहे हो, तो उसके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करती है। नहीं, एक्शन की बात नहीं थी, इनको यहाँ पे तो डिलेमास दिए गए थे, यानी एक स्टोरी सुनाई गई थी और उसमें जो बच्चा जैसी नैतिक तर्कना करता था और फिर उस तरीके से उनकी स्टेजेस बनाई गई। उसकी बिलीफ थी कि बच्चे मोरल फिलोसोफर्स हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कहा था, मगर ये जो है मेन तो ये था कि कैसे संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास आपस में अंतर संबंधित है, उनका एसोसिएशन क्या है वो ज्यादा जरूरी है। तो 1 आंसर है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसकी बात भाई वाइगोत्स्की ने की थी। एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया जिसमें बच्चा पहले खुद कुछ काम कर सकता है, ठीक है, मगर वो इस लेवल पे है, देखिए, ठीक है, और वो जो है अपने से बड़े लोगों की मदद से जो उसकी मदद करे, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करे, उसके बाद वो खुद ये वाला काम इस लेवल तक का कर सकता है। यहाँ भी बच्चा कर रहा है, मगर इनकी मदद से फिर वो यहाँ पर भी खुद ही कर रहा है, तो ये कहलाता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे बड़े काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ उसको मदद, स्कैफोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं L2 पे, ठीक है। L1 पे वो खुद कर रहा है, मगर वो L2 तक पहुंच सकता है, उसके अंदर क्षमता है, यानी जोन है एक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कि वो उसका विकास यहां तक पहुंच सकता है। द फेज वेयर मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, नहीं, ये कोई बात नहीं है। द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, बच्चा खुद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। यहाँ पर जो अडल्ट होते हैं या फिर टीचर हो गई या फिर मोर नॉलेजेबल पीयर हो गया, वो उनका रोल होता है, सिर्फ बच्चे बच्चे का रोल। एक कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही इसका आंसर है। द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट विड्रॉ कर लोगे, आपने सपोर्ट प्रोवाइड किया और बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, वो है ZPD। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो है ना, वो क्या है? रेफर्स टू मैन विद फेमिनिन ट्रेट्स, लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। भाई सिर्फ आदमी, उन लोगों को नहीं कर रहा, उन आदमियों को, पुरुषों को जिनके अंदर फेमिनिन ट्रेट्स है। एंड्रोगाइनस का मतलब ये है कि मेल और फेमिनिन ट्रेट्स दोनों ही हैं एक बंदे के अंदर, ठीक है। हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। पहली बात ये थी कि पहले ऐसा हमारा जीवन था कि लड़कियों को माना जाता था कि उन्हें घर का ही काम करना है, तो इस तरीके से फेमिनिन ट्रेट जैसे कि घर का काम करना वो उसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। मगर जैसे जैसे अब हमारा समाज में परिवर्तन आ रहा है तो लड़के भी कुकिंग कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, और लड़के भी जो है जैसे नर्स जैसी जॉब भी कर रहे हैं। अब नर्स की जॉब हमेशा सोची गई कि वो तो लेडी करेगी क्योंकि वो केयरिंग होती है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि लड़के भी केयरिंग हो सकते हैं और साथ के साथ एसर्टिव उसी टाइम पे हो सकते हैं। सो एक बैलेंस है जिसके अंदर माना गया है कि हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। तो यही एक एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी होती है, और ये रिगार्डलेस ऑफ जेंडर है। जैसे कि एक टाइम पे एक बंदा जो है वो सेंसिटिव भी हो सकता है, जैसे सेंसिटिविटी, यानी कि जैसे लड़कियों को ज्यादा माना जाता है कि वो सेंसिटिव है, और रिजिड जो है वो आदमियों को माना जाता है। मगर एक एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी वाला सेंसिटिव भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, तो दोनों गुण उसके अंदर हो सकते हैं। और गुणों को इस तरीके से कि आदमी का या औरत का इसमें ना बांट के एक ही टाइम पे बैलेंस होना, एक
बंदे के अंदर दोनों होना वो कहलाता है एक एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी। एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी के ही एग्जाम्पल हैं यूनिसेक्स क्लोथिंग। आजकल ये काफी चलता हुआ कॉन्सेप्ट है यूनिसेक्स सैलून्स, ये सब क्या चलते हैं, इनका मतलब ये है ना कि पहले तो ऐसा होता था कि लड़कों के सैलून अलग, लड़कियों के अलग। यूनिसेक्स यानी कि जो लड़का है वो भी लड़कियों के भी बाल काट सकता है, लड़कों के बाल भी काट सकता है, अलग अलग चीजें जरूरत नहीं है। यूनिसेक्स की बात यानी कि एक ही बात, और वही जो है वो एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी का एग्जांपल है। यूनिसेक्स क्लोथिंग यानी कि एक आपने बड़ी सी स्वेटशर्ट ले ली, वो लड़का भी वही पहन रहा है, लड़की भी वही पहन रही है, आपने कलरों को डिमार्केट नहीं किया कि पिंक लड़की पहनेगी, ब्लू लड़का पहनेगा। तो वो उस चीज को हटाना और एक ही बंदे के अंदर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो यूनिसेक्स क्लोथिंग करना, यूनिसेक्स सैलून चलाना, वो सब एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि आजकल काफी इन है। टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत नहीं, ये तो नहीं है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करना, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं को तो ये तोड़ रहा है, क्योंकि लिंग भूमिका तो ये कहेगी कि लड़का जो है वो नर्स नहीं बन सकता, ये तो तोड़ रहा है कि लड़का जो है वो नर्स भी बन सकता है, एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी। इसलिए इसका आंसर जो है वो 2 है। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चा जो है वो मीडिया से देखता है, हाँ लड़का का रोल ये है, सीरियलों में जो है बहू जो है वो सारा काम कर रही है, तो वो बच्चा जो है वो, लड़की जो है वो उस तरीके का जेंडर रोल एक्वायर कर लेगी कि लड़की का काम घर का काम करना है, तो बच्चा एक्वायर कर रहा है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण में लड़के को, अगर कोई लड़का गुड़ियों से खेल रहा है तो उसे कहना ना तुझे गुड़िया से नहीं खेलना, तो वो जेंडर, लड़के तो है वो कार से खेलते हैं, तो इस तरीके से उस लड़के का आपने जेंडर रोल उस पर डाल दिया कि तू लड़का है, आगे जाके तुझे मर्द बनना है, तो तू समाजीकरण से उसको सिखा दिया कि आप जो है गुड़िया से नहीं खेल सकते। कल्चर, आपका कल्चर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि लड़कियों का काम कल्चरली डिटरमाइन कर दिए ना जेंडर रोल की, आप घर का काम, नर्चर एंड बच्चे पैदा करना या फिर उनकी केयर करना, तो उस तरीके से करना, तो ये सब जो है वो जेंडर रोल बच्चा एक्वायर कर, वो सीख रहा है, वो देख रहा है कि माँ, चाची, दादी ये वाला काम कर रही है, पापा ये कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो बढ़ता बच्चा है वो जेंडर रोल वैसा एक्वायर कर रहा है। मगर आज की डेट में जेंडर रोल्स बदल रहे हैं, लड़के भी घर का काम कर रहे हैं, और तो उस तरीके से जो अब आने वाली जनरेशन है वो अगर उसको उस तरीके का एक्सपोजर मिलेगा तो फिर ऐसे बच्चे भी आगे निकलेंगे जिसमें लड़का जो है वो कॉन्फिडेंटली काम करेगा घर का, और उसको ये नहीं चिढ़ाया नहीं जाएगा और समाज की तरफ से ये नहीं कहा जाएगा कि तू ये क्यों काम कर रहा है, ये लड़कियों का काम है, तू क्यों रो रहा है कि मर्द नहीं रो सकते। तो ये चीजें बदल रही हैं समय के साथ, और यही हमारी जेंडर वाली जो कॉन्सेप्ट को लेकर अब रिसर्च और ये सब हो रही है, तो उसमें शो हो रहा है। ट्यूटरिंग, वही कोई ट्यूटर थोड़ी ट्यूशन में जाके थोड़ी पढ़ाया जाता है, ये लड़के का काम है, तू ऐसे ऐसे कर, लड़की का। समाज में हिडन से या फिर प्रत्यक्ष रूप में बोल के आपका कल्चर, मीडिया, ये सब आपको सिखाई देता है, मतलब आप सीख ही जाते हो कि ये जेंडर रोल्स ये हैं। ट्यूशन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, यही इसका आंसर। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है, अब भाई मानकीकृत टेस्ट जो होते हैं ना, उनकी आलोचना क्या है? उनकी आलोचना ये है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं एक मेन स्ट्रीम कल्चर को, और इसलिए बायस्ड होते हैं। अब मेन स्ट्रीम कल्चर के अंदर जैसे कि आप जो है कोई वर्बल टेस्ट ले रहे हो, यानी कि आपने ज्ञान दिया बच्चे के, मतलब आजकल ये चीजें चल रही हैं, तो उन्हीं चीजों को जो मेन समाज में चल रहा है उसी पे आपने टेस्टिंग कर ली, उसी चीज को लेते हुए आपने क्वेश्चन आपने डाले। मगर कोई जो है बिल्कुल ही ट्राइबल एरिया में रह रहा है तो वो मेन स्ट्रीम कल्चर का पार्ट नहीं है, तो वो उसके लिए तो वो चीज नहीं होगी और वो उस चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर आपका टेस्ट जो है वो उसको क्लासिफाई कर देगा, भाई ये तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट का ही एग्जाम्पल लो तो क्या हुआ, उस बच्चे के लिए तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यानी जो आपने मानकीकृत बनाया, यानी मेजोरिटी का बनाया, उस माइनॉरिटी के लिए तो वो गलत हो गया ना, उसके लिए तो बायस होगा। क्या पता उसकी बुद्धि उतनी हो, मगर आपने जो एग्जाम्पल दिए, आपने जो नए नए कंसेप्ट दिए, उनके बारे में उसको एक्सपोजर ही नहीं था, इसलिए वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया। तो ये एक क्रिटिक है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हो जाते हैं। इसी स्टैंडर्डाइज टेस्ट की कमी को लेकर जो है कटेल ने कल्चर फ्री टेस्ट बनाने की कोशिश की थी, जो कि वर्बल वाले जो एग्जाम्पल्स, वर्बल आइटम्स यानी शाब्दिक शब्दों को ना लेकर उसने दूसरा ग्रुप टेस्ट बनाने की कोशिश की थी इस कमी को दूर करने। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होती, ये तो कोई बात नहीं है। लैंग्वेज तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो एज बेस्ड ही होते हैं, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है।
द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन। ये तो बात ही गलत है। जो हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनका तो फीचर ही होता है जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे उसे लगा के और फिर आप एक मानक स्थापित करते हो। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी। नहीं, वो बच्चे की चाइल्ड की एबिलिटी की पिक्चर देते हैं, जब भी तो वो स्टैंडर्डाइज हुए हैं। क्योंकि कोई भी टेस्ट अपने आप में परफेक्ट तो हो नहीं सकता, मगर आप एक मार्ज मेजोरिटी पे कर लेते हो और उससे जो नियम आते हैं, जैसे कि आपने एक टेस्ट किया, आपने देखा कि इस तरीके से कुछ बच्चे जो ज्यादातर जो है वो बीच में रहेंगे, कुछ जो है ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कुछ कम होंगे। तो इस तरीके से आपने एक स्टैंडर्डाइज के प्रोसीजर लगा लेते हो। आप काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, अलग अलग टेस्ट लगाते हो, तो एक बच्चे की एबिलिटी के बारे में पता तो चल जाता है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट है, बुद्धि का नापने वाला है, तो वो ज्यादातर बच्चों की बुद्धि सही तरीके से नाप देगा अगर वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, अगर वो रिलायबल है, अगर बार बार वो सेम ही रिजल्ट दे रहा है, अगर वो वैलिड है, वो जिस चीज को नापने के लिए बनाया उस चीज को नाप रहा है, ठीक है, अगर वो जनरलाइजेबल है, यानी कि वो सारी व्यापक तरीके से सारी पॉपुलेशन पे लग रहा है, तो वो एक एबिलिटी की पिक्चर तो दे देता है। मगर सभी बच्चों पे पूर्ण तौर से लग जाना, तो वो एक उसका क्रिटिक है। पूर्ण तौर से तो कोई भी टेस्ट नहीं लग सकता, इतनी तो कोई भी टेस्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, मतलब कि 100% हो। तो इसलिए वो लार्ज कल्चर का मेन स्ट्रीम को बताता है और जो माइनॉरिटी वालों के लिए वो बायस हो जाता है। तो वो एक क्रिटिक है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत भाई ये दिया था गार्डनर ने, और उसकी बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है। नो इंटेलिजेंस दी थी उसने कहा था भाई इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सिलरेटेड। नहीं, उसने तो 9 तरीके की बुद्धि बताई थी कि किसी के अंदर इंटरपर्सनल यानी कि ज्यादा लोगों से बातचीत करने की, इंट्रा यानी खुद के अंदर, बॉडीली काइनेस्थेटिक जैसे कि विराट कोहली को देख लो, लिंग्विस्टिक शाब्दिक तरीके से बढ़िया बोलने वाले जैसे मोदी जी, तो ये सब देख सकते हैं। तो इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सिलरेटेड, बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटेलिजेंस अलग अलग काइंड की होती है, ठीक है। और जो 9वीं थी ना भाई, वो 2000 में ऐड की गई थी, और वो थी 2000 वो थी एग्जिस्टेंशियल, यानी दर्शन शास्त्रियों के अंदर होती है वो, ठीक है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। पेपर पेंसिल टेस्ट की बात नहीं की थी इसने, तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की थी कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बुद्धि के प्रकार बताए थे उसने। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का मूल्यांकन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन। अब फ से याद रखिएगा, फ से आगे हमारी फॉर्म आ गई, यानी हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी हमारा रचनात्मक, ठीक है। ऑफ से आ गई हमारी सम्मेटिव, यानी हमारी योगात्मक। अब 2 चीजें देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन, ये जो है ना, ये पहले जो हमारी हो रही थी, जैसे हम पढ़ते आए हैं जिस टाइम पे, वो व्यवहारवादी थी। आपने अधिगम कराया, आपने बच्चे को पेपर, आप हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होते थे, हमारे टेस्ट होते थे ना, कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हमारा अधिगम हो गया था, यानी हमारी लर्निंग हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ और उसके कारण हमें रैंक दी गई, हमारी परफॉर्मेंस देखी गई कि हमने कैसा किया है, हमारा कितना अधिगम हुआ है। तो व्यवहारवादी सोच थी, टेस्ट पे आधारित थी, और उससे जांच किया जाता था उसी टेस्ट पे कि वो टेस्ट के नंबर बताते थे कि अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है। और इसकी क्या कमी थी, कई बार टेस्ट वाले दिन बच्चा बीमार हो गया, आप और मैं ना जा पाए, कुछ हुआ तो क्या हो गया भाई, ग्रेड खराब आया, तो टीचर को भी मार्कशीट देख के टीचर को चाहे बेशक पता होगा अरे भाई ये तो बड़ा होशियार था, मगर वो ये नहीं कह सकती, मार्क्स ही बताएंगे कि भाई इसका अधिगम नहीं हुआ। अगर मार्क्स जो है आपकी कंपार्टमेंट आ गई तो वो बताएंगे कि अधिगम नहीं हुआ, चाहे बेशक ही आपको आता हो। तो जो एंड में टेस्ट हो रहे थे, व्यवहारवादी सोच थी, वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन। अब अधिगम का मूल्यांकन से हम आ जाते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। ये आज की सोच है, ये आज का हमारा एनसीएफ कहता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म की सोच है, जिसके अंदर क्या होता है, आप पढ़ाए जा रहे हो एज ए टीचर और आप देख रहे हो बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है, और साथ के साथ आप उसका मूल्यांकन करे जा रहे हो। आप जो है आप देख रहे हो कि, और आप अपनी उस तरीके से अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को भी चेंज कर रहे हो, तो वो कहलाती है फॉर्मेटिव, रचनात्मक। जैसे कि कोई रचना बनती है ना, रचनात्मक, जैसे कि कोई रचना बनती है, कोई शेप बनती है, मूर्ति बनती है, तो धीरे धीरे आप सपोर्ट देते हो कि यहां से मोड़ू, यहां से मोड़ू, क्ले को बनाते जाते हो ना। ऐसे ही असेसमेंट मूल्यांकन हर एक बच्चे का आप करते चले जाते हो और अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी उस अकॉर्डिंग
चेंज करते रहते हो। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर जो होता है, हमारा टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर सिर्फ टीचर एक्टिव थी। जब हम पढ़ रहे थे तो टीचर ही डिसाइड कर रही थी ये करना है, ऐसे करना है, और वो खुद टेस्ट बना रही थी। अब ये देखिए, असेसमेंट अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन का आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अब आपका होगा, आपका जो अब रीट का एग्जाम होगा ना, वो एक स्टैंडर्डाइज लेवल पे होगा, बड़े लेवल पे होगा, सबका होगा, एक साथ होगा, और आपने कितना पढ़ा है, आपने का कितना अधिगम हुआ है, उसका मूल्यांकन हो जाएगा। उसके नंबर आपको बता देंगे कि आपका कितना अधिगम हुआ है, और जिसका अधिगम ज्यादा हुआ यानी उन नंबरों पे आपका डिसाइड किया जाएगा सिलेक्शन। तो ये हुआ अधिगम का मूल्यांकन। अब अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या हो रहा है, जो कि मैं आपको रोज टेस्ट दे रही हूं, और उस टेस्ट में आप लिख रहे हो कि मेरे इतने नंबर आए, मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब जैसे कि किसी ने कहा कि मुझे असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग में डिफरेंस समझ में नहीं आया, और फिर मैंने उसको देख के, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला और एज ए टीचर मैंने उसकी क्वेरी ली और उसको सारा समझाया, अलग तरीके से और डीपली समझाने की कोशिश की, और फिर जो असेसमेंट हुआ, इसके बाद अगर मैं एक दो क्वेश्चन और दे देती हूँ इससे आधारित, और बच्चा सही कर देता है, आप सही करते हैं, तो वो कहलाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया हो। असेसमेंट एज लर्निंग भी होता है, जिसमें सेल्फ असेसमेंट होती है, इसका मैं एक अलग से वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीचर जो है वो यूटिलाइज कर सकती है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव वाली, ठीक है, जो लगातार बार बार बीच बीच में करते रहते हो, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि आप एंड में करते हो, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन करते हो, ठीक है। टू नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, अब बच्चे की प्रोग्रेस जानने के लिए आप, एंड अचीवमेंट लेवल, तो ये तो है, बच्चे की प्रोग्रेस जान सकते हो फॉर्मेटिव से, ठीक है, यानी ऑफ वाली से, फॉर्मेटिव से यानी कि फॉर वाली से, ठीक है। और अचीवमेंट लेवल, बच्चे को कितना आया है, ये आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग से जान सकते हो। तो ये आंसर तो सही है। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेटिव कर रहे हो, तो ये हो गई फॉर वाली। अधिगम के लिए मूल्यांकन, बच्चे की क्या कमी आ रही है, आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, और उस तरीके से आपने टीचिंग स्ट्रेटेजी अलग तरीके से की। इस क्वेश्चन में हमें दोनों बतानी है, बोथ बतानी है, तो ठीक है। असेस करना बच्चे की परफॉर्मेंस एक पीरियोडिक इंटरवल के अंदर, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और उसको सर्टिफाई करना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी आई। तो भाई ये तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, अधिगम का मूल्यांकन है, योगात्मक है, तो ये तो नहीं है। मॉनिटर करना बच्चे की प्रोग्रेस को और सेट करना अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स, बच्चे की प्रोग्रेस को तो आपने मॉनिटर कर लिया, तो और उसके बाद आपने गोल बनाए जो कि बच्चा फिर धीरे धीरे अचीव करे, तो ये भी हमारी फोर वाली है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तो ये भी नहीं है। पहली जो है ना, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर, प्रगति में आ गई हमारी फॉर्मेटिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और उपलब्धि स्तर अचीवमेंट लेवल वो हमारा आ गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन। तो ये इसके अंदर दोनों आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द RTE एक्ट ऑफ इंडिया, क्या ये भारत सरकार के शिक्षा अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित करता है, ये भी सही है। अब हमें पहले वाले में अगर कंफ्यूजन हो तो उसे छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि पहले ऑप्शन का पहली बात हमें बिल्कुल सब कुछ आता हो, सारा एक बार मोटे सरसरी तौर पे चारों ऑप्शन में जाया करो, और फिर ऑप्शंस में सेलेक्ट करने की हैबिट डेवलप करो। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, भाई बच्चों की लेबलिंग तो करनी ही नहीं है, और कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी यही कहता है कि आपको जो है बच्चे का सतत यानी कि लगातार मूल्यांकन करना है, और व्यापक उसके विभिन्न पक्षों का करना है, यानी संज्ञानात्मक विकास का भी और उसके अफेक्टिव डोमेन का भी, मतलब सब तरीके के डोमेन्स उसके अंदर आने चाहिए। लेबलिंग तो करनी ही नहीं है, और यही इसका आंसर है। और ये मैंडेटेड हो गई फिर RTE एक्ट इंडिया के तहत, ये बात अपने आप में सही हो गई, ठीक है।
बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। बच्चों के अंदर गिफ्टेडनेस यानी कि जिनका IQ 140 एंड अबव है। तो एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। अभी हमने जो देखी थी वुडवर्थ और मार्कस की इक्वेशन थी कि पर्सन जो है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, ये बिल्कुल सही है। एक रिसोर्स इन्वायरमेंट से यानी कि एक संसाधन समृद्ध वातावरण सिर्फ वातावरण से नहीं होता, वातावरण और हेरिडिटी दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये नहीं है। सक्सेसफुल पेरेंट सिर्फ जीन से नहीं हो सकता, सिर्फ हेरिडिटी से नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। एक डिसिप्लिन रूटीन यानी कि एक वातावरण वाली बात, जिसमें डिसिप्लिन तो वैसे भी एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, डिसिप्लिन तो कभी लगाना भी मत ऑप्शन, तो ये इसलिए नहीं है। इसका आंसर 1। कुछ हेरिडिटी से भी आता है और कुछ वातावरण में उसको उस तरीके की सुविधाएं दोगे तभी तो उसकी गिफ्टेडनेस यानी उसकी प्रतिभा निकल कर आएगी। कई बार ट्राइबल एरिया में बच्चे बहुत गिफ्टेड होते हैं, यानी हेरिडिटी से उनको मटेरियल अच्छा मिला है मगर उनको एक तरीके का एक्सपोजर नहीं मिला, उनको एक तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो अपनी गिफ्टेडनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो इन्वायरमेंट में भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। ठीक, देखो भाई, वो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं और क्लास के अंदर वो आ रहे हैं। तो टीचर जो है वो उनको गुड बिहेवियर सिखाने लग जाए कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, उस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप को हीन भावना महसूस करने लग जाएंगे और वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाएंगे, तो ये नहीं करना। वैल्यू एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उन बच्चों की जो क्षेत्रीय भाषा है, उनका जो कल्चर का ज्ञान है, उसको वैल्यू करो, उनको एक पार्ट बनाना है आपको शिक्षा का, उनके को आपको एक तरीके से कक्षा में कॉन्फिडेंस जीतना है उनका। तो कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आप उनको जो वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं उस चीज को वैल्यू करो, तो वो जरूरी है। वैल्यू एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, ये सही है। डिस्करेज करना, उनको बोलना कि आप जो है सिर्फ इसी भाषा में बोलो। जैसे कई बार क्या होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से बच्चों का आरक्षण दे दिया, अब वो बच्चे जो है वो हिंदी में बोलने लग जाते हैं और टीचर क्या करती है उन पर फाइन इम्पोज करने लग जाती है कि इंग्लिश में ही बोलना जरूरी है। तो क्या होगा, वो बच्चे को जो है वो स्कूल एक तरीके से तनाव, जेल जैसा लगने लगेगा, ऐसी जेल जिसमें वो अपनी भाषा भी नहीं बोल सकता। तो और मेन स्ट्रीम भाषा उसे बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश उसको अभी आ ही नहीं रही है, आप एक्सपोजर नहीं दिया, आपने उसे सिखाया नहीं, तो वो क्या करेगा, वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। उसकी जो क्षेत्रवाद वाली लैंग्वेज है, जो बोली है, माँ बोली है, उस पर उसको यूज करो और जिस लैंग्वेज को आप सिखाना चाहते हो तो उसका धीरे धीरे एक्सपोजर करो। ये एक स्लो प्रोसेस है, एकदम से डंडा मार बिहेवियरिस्टिक चीजें ना करो। कैटेगराइज करना बच्चे को उनकी एबिलिटी के आधार पर, बच्चों को ना कैटेगराइज करना है, ना ये कहना कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट, ये कम इंटेलिजेंट, ये पिछड़ा हुआ, ऐसे शब्द नहीं यूज करने हैं, ये आउटडेटेड बातें हैं। तो इसका आंसर है 2। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। अब भाई कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं और क्रिएटिव यानी सृजनात्मक भी बच्चे हैं, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग, ये बिल्कुल सही है। टीचर जो है वो उसके लिए कस्टमटाइज यानी टीचर जो है कुछ काम करेगी और स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल देगी, यानी वो उनको ध्यान में रखते हुए एक इस तरीके का मटेरियल देगी जिससे कि वो प्रेरित हो, उनको करने का मन करे, और इस तरीके की वो टीचर अपने लेवल पे एक होमवर्क कर रही है और दे रही है उन्हें अपॉर्चुनिटी चीजों के साथ काम करने का, तो इंस्ट्रक्शनल मेथड उस तरीके का कर रही है, मटेरियल दे रही है, तो ये ऑप्शन सही है। एक्स्ट्रा टाइम देने से नहीं चलेगा, टीचर को अपनी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मटेरियल देना, वो सारा काम करना पड़ेगा। सिर्फ टाइम दे दो, बच्चों के साथ बैठे रहो, तो वो थोड़ी होगा। आपको अपनी मेथोडोलॉजी में और मटेरियल प्रोवाइडेशन और आपको अलग अलग प्रोग्राम्स आप जो उसे दोगे वो सारा काम करना पड़ेगा, सिर्फ टाइम से काम नहीं चलेगा। बच्चों के प्रति स्नेही, सिर्फ प्यार से आप बोलते रहोगे तो भाई प्यार से तो काम नहीं चलेगा, बच्चों को मटेरियल देना पड़ेगा। कोई टैलेंटेड है, कोई आपको पता चला है कि ये बच्चा तो है ना, जब मैं जैसे ही क्लास से बाहर जाती हूँ ये बेंच को बड़ी अच्छी तरह बजाता है, यानी कि इसको तो ढोलक का शौक है, तो आप सिर्फ उसे प्यार से बोलो बेटा बहुत अच्छा बजाता है, तो उस तरीके से तो नहीं ढोलक बजाता है वो काम चलेगा। आपको जो है उसके टैलेंट को निखारना है, तो आपको उस तरीके का कहीं अगर स्कूल के कॉर्नर में कोई म्यूजिकल या इस तरीके के टीचर हैं तो उससे वो मटेरियल आपको लाना पड़ेगा, बच्चे को इंटरवेन करना पड़ेगा, बच्चों को उस टीचर उस म्यूजिक वाले टीचर से मिला सकते हो, वो उसको थोड़ा ट्रेन कर सकती है, उसकी क्रिएटिविटी फिर निकल कर आएगी। सिर्फ अफेक्शनेट होने से काम नहीं चलेगा। गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, भाई ये बात जो है पुराने जमाने में होती थी कि एक इंटेलिजेंट है तो वो दूसरे बच्चों को भी तू ही पढ़ा दे, आज की डेट में नहीं है। इस तरीके से जो दूसरा बच्चा है तो वो हीन भावना की महसूस करता है, वो नहीं करना। और जो इंटेलिजेंट है वो भी जो है वो और भी ज्यादा कुछ कर सकता है, यानी कि जो
आगे है, गिफ्टेड है, तो उसको तो और मटेरियल दो ना, और चैलेंजिंग टास्क दो ताकि वो अपनी गिफ्टेडनेस को बढ़ा सके। उसको और किसी और बच्चे का बर्डन दे दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, तो वो तो सोचेगा कि इससे अच्छा तो मैं अच्छा परफॉर्म ही ना करूं, ऐसी भावना भी आ जाएगी उसमें, बोझ लगने लगेगा ना। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। अब हाइपर एक्टिव बच्चा है, यानी कि वो क्लास में टिक कर नहीं बैठ रहा, कभी इधर उछल रहा है, कभी उधर उछल रहा है, ठीक है। आपको कौन सा सुटेबल तरीका नहीं है उनके इमोशंस को मैनेज करने का, ठीक है। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट, बिल्कुल सही है। आप टास्क जो है उसको छोटे मैनेजेबल सेगमेंट में दो कि पहले बेटा ऐसा करना है, ऐसे करना है। एकदम बहुत लंबा चौड़ा टास्क उसके ऊपर मत दे दो, तो उसको छोटे छोटे भाग दो, वो छोटे छोटे काम करता रहेगा, तो वो बोर भी नहीं होगा और हाइपर एक्टिव होके नहीं बिहेव करेगा। तो ये आंसर नहीं है, हमें बताना है नॉट, कौन सा एक सुटेबल वे नहीं है। ये तो एक सुटेबल वे है। ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, अधिगम के वैकल्पिक तरीके पेश करने, बिल्कुल सही है कि अधिगम इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप ये भी कर सकते हो। आप जो है सिर्फ पेपर पेंसिल ना करके आप उसको और सामान दे रहे हो गणना करने का, तो ऑल्टरनेटिव वे से आप उसका अधिगम करा रहे हो, ये तो मदद करेगा, उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। आप ट्रेडिशनल तरीके से कराते रहोगे तो वो बोर हो जाएगा और फिर वो उत्पाद मचाएगा। तो ये तो अपने आप में सही है, हमें गलत वाला बताना है तो ये नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि कर दोगे तो सही है। उनकी हाइपर एक्टिविटी, जो उनके अंदर ऐसा होता है ना कि टिक के नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी में उनकी वो एनर्जी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगी और एक तरीके से वो फिर थोड़ा बैलेंस भी आएगा, तो ये तो सही है। उनको सिर्फ बेचैन होने पर फटकार लगाते रहना, डांटते रहने देना और सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाना, ये कोई तरीका नहीं है और यही हमें बताना था, ये इसका आंसर है। उनको डांटने डपटने से नहीं होगा, आपको टास्क छोटे करने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव वेज करने पड़ेंगे, आपको फिजिकल एक्टिविटी उनकी बढ़ानी पड़ेगी, तो उससे हाइपर एक्टिविटी कम होगी। सिर्फ डांट मार के आपकी बैठ जा टिक के बैठ जा, ऐसे नहीं काम चलेगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि बहुत सारी बातों को देखना, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, ये क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। एक चीज की नई नई चीजें, अलग अलग बातें, नई नई बातें, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी, ये जितने शब्द है ना, ये सिर्फ डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। डिसेबल्ड, विकलांग, इसकी कोई बात नहीं है। डिसलेक्सिक तो पढ़ने से रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो नहीं है। और रीसाइलेंट का मतलब होता है एक चीज पे लगे रहना, मतलब जिसे कहते हैं जैसे, तो वो नहीं है। जैसे कि नायलॉन का फैब्रिक है तो वो दोबारा उसी चीज पे आ जाए, मतलब एक रिजिडिटी, मतलब लगे रहने वाली टर्म्स जो होती है वो रीसाइलेंट होती है। इसमें क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता से डाइवर्जेंट थिंकिंग का गहरा संबंध है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। टीचर को जो है वो मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है, यानी टीचर बच्चों के आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग करके दिखा रही है, तो इसमें से कौन सा तरीका मदद नहीं करेगा वो हमें बताना है। टीचर जो है वो अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है तो अपना थॉट प्रोसेस बता रही है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं जमा कर रही हूँ, तो पहले मैं एक हासिल ऐसे लगा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो वो जो जो कर रही है उस चीज़ों को बता रही है, तो उससे तो बच्चे को मदद होगी। तो ये तो अपने आप में सही बात है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। टीचर जो है वो ऑनेस्ट है अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग। अब मैंने कोई गलती कर दी, जैसे कि मैंने जो है कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट नहीं बताया और उसके बाद मैंने अपनी मिस्टेक मानी और आपको बताया कि हाँ वो भी होता है, वो साइकोलॉजी की हायर बुक्स में मुझे मिला और मैं इस तरीके से मैंने अपनी बताई, तो उससे बच्चे को भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मदद मिलेगी कि गलती हो सकती है और गलती को फिर आप जो है नए नए ज्ञान आते हैं तो उसको जानकर आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, लर्निंग एक प्रोसेस है, तो ये तो मदद करेगा। ऐसी वोकेबलरी यूज कर रहे हो जैसे कि मैं सोच रही हूँ, आइडिया, ट्रायल और डिफरेंट डिफरेंट आंसर, तो ये सारी बातें डिफरेंट आंसर, ये तो एक अलग अलग तरीके करने पे प्रमोट करेगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका ना होके बहुत सारे तरीकों पे मदद करेगी, तो ये तो सही है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन आंसर पूछना, आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स। कन्वर्ज करने का मतलब होता है एकीकरण करना, एक तरफ चीजें आ गई। अब कन्वर्जिंग आंसर्स क्या होंगे, या तो यस या फिर नो या फिर एक वन वर्ड कि भारत की राजधानी क्या है, तो अब कन्वर्जिंग आंसर आ गया दिल्ली, ठीक है। एक आंसर है, पिन पॉइंट आंसर है, उसे क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मकसद ये है कि बच्चा जो है समस्या को भिन्न भिन्न तरीकों से सीखे, भिन्न भिन्न तरीके लगाए, तो इसलिए उसके लिए तो डाइवर्जेंट आंसर्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस उसकी ज्यादा जरूरी होती है, तो इसलिए इसका आंसर 4 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है?
भाई फियर एक संवेग है, जो कि आपने देखा होगा मैकडूगल ने एक एस्केप इंस्टिंक्ट दी थी, 14 इंस्टिंक्ट दी थी, उसमें एक एस्केप थी, पलायन, उससे जुड़ा हुआ था हमारा फियर। और वॉटसन ने भी बात की थी, जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, कि फियर, एंगर और लव, ये तीनों जो इमोशन है ना, ये एक नियोनेट भी दिखाता है, यानी जन्मजात बच्चे के अंदर ये शो होते हैं, ये वो सीखता नहीं है। तो ये 3 बातें उसमें उसमें कही थी, आप फॉल से याद कर सकते हैं। फियर यानी डर, एंगर या फिर रेज या मतलब गुस्सा, और लव यानी प्यार। तो इसके अंदर भी उसने कहा था ये 3 तरीके के संवेग है जो जन्मजात हैं। वॉटसन वैसे बिहेवियर व्यवहारवादी थे, कि वो कहता है बाकी सारी चीजें तो हम वातावरण से सीखते हैं, मगर ये उसने नियोनेट के अंदर ये कहा कि जैसे छोटा छोटा बच्चा होता है बिल्कुल, तो वो स्टार्टिंग से ये 3 इमोशन तो शो ही करता है। तो ये संवेग है। मेमोरी एक संवेग नहीं है। मेमोरी तो ये है कि वो डिफरेंट टाइप की सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आप कैसे याद रखते हैं उससे आधारित है। अटेंशन यानी किसी चीज पे ध्यान देना, बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप अगर ध्यान दे तो आपका सेंसरी स्टिमुलस इतने आ रहे होते हैं, आप इस टाइम पढ़ रहे होगे तो फोन की घंटी बज रही है, चरड़ चरड़ चेयर बोल रही है, मगर आप किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, फिर वो आपके सेंसरी उस पर रजिस्टर होती है और फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक है। स्टिमुलस जो है उत्तेजना भी इसका कोई आंसर नहीं है, वो कोई एक संवेग नहीं है। स्टिमुलस जैसे कि तेज आवाज आ गई तो वो एक स्टिमुलस है, मगर वो कोई एक संवेग थोड़ी है। इमोशन तो जो है, जो स्टीयर अप करता है, आपको एनर्जाइज करता है, तो वो सारी चीजें इमोशन के अंदर आती है। यानी ये स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट है, जैसे फियर हो गया, लव हो गया, तो ये सारे इमोशन है। जो 14 देखो उसने दिए थे ना, जैसे पेरेंटल लव से रिलेटेड इमोशन था वो सब। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? भाई ये प्रदान करता है कि बच्चे को वेरी लिमिटेड एक्सपोजर है वर्ल्ड का। बच्चे के आंसर बेस्ड हैं उसके एक्सपीरियंस पे और बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि बच्चा जो है वो मिल्क बूथ पे जाता है, देखता है कि वहां मशीन से दूध आ रहा है, तो उसका जो ये उसने एक्सप्लेनेशन बनाई है कि दूध जो है वो मशीन से आता है, तो उसकी वो इस चीज पे आधारित, ठीक है, वो उसके इस कंटेक्स्ट स्पेसिफिक पे आधारित है। ये बड़ी जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। बच्चे ने कभी काऊ नहीं देखी, क्या पता काऊ देखी हो, मगर उसने बच्चे जो है उसने संबंध बनाया, देखा दूध वहां से आ रहा है। उसने गाय देखी हो, मगर गाय को दूध निकालते हुए वो सारा ना देखा हो, तो ये आप कह नहीं सकते ना, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। बच्चे की फैमिली ने उसे एक स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट नहीं दिया। बच्चे की फैमिली पे दोष नहीं डाल सकते। बच्चे को वो जो है कि अभी उसका ये जो पॉइंट है 3 साल का है, उसने ये देखा और वो यही बात बोल रहा है कि मशीन से दूध आ रहा है, तो बस ये आंसर है। फैमिली पे ऐसे दोषारोपण नहीं करना हमें इसको किसी भी आंसर में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब टीचर के रोल का सबसे अच्छा कौन सा बता रहा है? टीचर का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। भाई ये पुरानी बात है, व्यवहारवादी बात है। डिसिप्लिन करके चुप सब बच्चे बैठे रहे, ऐसा नहीं है कि वहां पे लर्निंग हो रही है। टीचर शुड एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। सिर्फ किताबी ज्ञान देते रहे, ये भी रट्टा मार बिहेवियरिस्ट बात है, वो नहीं है आज की डेट पे। कंप्लीट करना सिलेबस टाइम पे, जहाँ पे टाइम आप रिवीजन भी करा सको। सिर्फ ये तो रटंत पे आधारित हो गया, व्यवहारवादी बात हो गई, ये भी आउटडेटेड हो गई। बच्चे को एक स्पेस प्रोवाइड करना जहां पे बच्चे एक डायलॉग कर सके, एक चीज पे चर्चा कर सके, इंक्वायरी कर सके, खोज सके। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चा जो है वो खुद ज्ञान की संरचना करेगा। और कंस्ट्रक्टिविज्म जो आजकल की एनसीएफ 2005 ने भी बात की है, वो सारी बातें हैं, तो वही इसका आंसर है। टीचर का रोल फैसिलिटेटर है। टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव नहीं है, जैसे कि व्यवहारवादी मानते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेज रिच लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा स्मृत शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, स्मृत शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है, रिच लर्निंग हो रही है। एक क्लासरूम जिसमें वैरायटी ऑफ मटेरियल है, डिस्प्ले किया गया है, जहां बच्चे का हाथ ही नहीं पहुंच सकता। यानी कि आपने क्या किया है, बड़ी बड़ी अलमारी ले ली और उसके ऊपर सामान रख दिया, तो उससे क्या फायदा होगा? बच्चा उससे सामान को करके कुछ सीख तो नहीं पाएगा, तो ये तो गलत है। क्या करा आपने, बच्चे के क्लास में चार्ट लगा दिए, भैया बच्चे की आंख से इतने ऊंचे की चार्ट फटे ना। क्या बच्चा ऐसे ऊपर आंखें कर करके उन चार्टों को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। आपको हमेशा चार्ट हो गए, कोई मटेरियल हो गया, वो बच्चे की रीच तक पहुंचाना है। बच्चे की हाइट कितनी है, अगर प्राइमरी लेवल का है तो आप वो बच्चा पहुंच सके, उस सामान को देख सके, मैनिपुलेट कर सके, पढ़ सके, क्योंकि अल्टीमेटली वो इन चीजों के साथ लगेगा तभी तो वो सीखेगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, यही इसका आंसर है। और इसके साथ रूम टू रीड वगैरह ये सारे प्रोग्राम फिर चलाए गए, ताकि वो ऐसे क्लासरूम्स में बच्चों के चिल्ड्रन लिटरेचर दे रहे हैं और ऐसे कॉर्नर्स बन रहे हैं जहाँ के रीडिंग कॉर्नर्स बच्चों के अंदर पढ़ने की स्किल को डेवलप करने के लिए, यही इसका आंसर है।
अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर निकाले। भाई एक बार की बात नहीं है, उसको रोज का पार्ट है। आपने कॉर्नर बना दिया, बच्चा रोज जो जिसका काम हो गया वो वहां जाके आराम से पढ़ रहा है जैसे और सीख रहा है, वो वाली बात है। वो एक हमारा रिच लर्निंग का क्लासरूम है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा नहीं भाई, सिर्फ टेक्स्ट बुक से और प्री प्लानिंग सिर्फ ये पढ़ा देना है, वो वाली बात नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बिल्कुल सही है कि वो एक रिसोर्स है और एक रेफरेंस मटेरियल है जिसे टीचर यूज कर सकता है। सही है। दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस अ स्टेट और द नेशन। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ये एक लिमिटेड रोल है, हमें बेस्ट बताना है। ठीक है, बेस्ट रोल क्या है, तो ये नहीं है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन भी प्रोवाइड करते हैं। मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, हाँ ये भी है, मगर ये एक लिमिटेड रोल है। हमें बड़े वाला मटेरियल है कि जब हमने कह दिया वो एक रिसोर्स ही है और एक रेफरेंस मटेरियल है, तो वो रिसोर्स टीचर के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए है। जो बड़े वाला आंसर है उसमें ये छोटी बातें आ ही नहीं है, दूसरी तीसरी, तो इसलिए 1 इसका आंसर है। दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन अ रिसोर्स स्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट। वे एक संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यकता अधिगम संसाधन बनाते हैं। नहीं भाई, हमें एक तो पहली बात रिसोर्स स्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट बनाने ही नहीं है, जहाँ पे रिसोर्सेज ही ना हो। हमें तो ऐसे बनाने हैं क्लासरूम जहाँ पे रिसोर्सेज हो, जहाँ पे चिल्ड्रन लिटरेचर हो, जहाँ पे मटेरियल हो, TLM हो, नया मटेरियल हो, और सिर्फ टेक्स्ट बुक एक एसेंशियल रिसोर्स बन के रह जाए तो फिर तो वो किताबी ज्ञान और किताब का रट्टा मार वाली बात हो जाएगी, जिससे तो हमें ऊपर उठना है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। कंस्ट्रक्टिविज्म से बात की है भैया। ठीक है, ह्यूमैनिज्म से बात नहीं की, उसमें तो इंसान सेल्फ, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ वो वाली बात है। और बिहेवियरिज्म तो हमारा पहले चल रहा था, उसको तो हमें हटा के हम कंस्ट्रक्टिविज्म पे आए हैं। व्यवहारवादी सोच को पीछे छोड़ा है कि बच्चा का ब्लैंक स्टेट होता है, आप डंडे से, पनिशमेंट से आप उसे सिखा सकते हो, वो बातें हमने छोड़ी है। बच्चे को एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज के रूप में देखा है कि बच्चा अपने ज्ञान की संरचना खुद करता है। कॉग्निटिव थियरीज से इसका एग्जांपल नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म एक बड़ी वेव ऑफ थॉट है, उसका आंसर है कॉग्निटिव थियरीज तो कंस्ट्रक्टिविज्म का एक पार्ट ही है। ये अपने आप में इसका पार्ट है कॉग्निटिव थियरीज, जैसे कि पियाजे की हो गई और वाइगोत्स्की की हो गई, ब्रूनर की हो गई, जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है। तो कॉग्निटिव थियरीज कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है। ये बड़ा टर्म है, अम्ब्रेला टर्म, जो इसके अंदर खुद ही छोटी टर्म 4 को ले रही है, तो इसलिए इसका आंसर 3 है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, अब कक्षा में बच्चे प्रेरित कैसे हैं? वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आते हैं। तो प्रेरित होना वर्दी पहनने से तो इतना रिलेटेड नहीं है। वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर वो रेगुलर है। अब रेगुलर तो भाई डांट फाइन लगा दो आप कि फाइन ना होगा कि जो बच्चा नहीं आएगा 500 रुपए का फाइन, तो वो रेगुलर तो होना पड़ेगा। तो रेगुलर होने से अब वो कैसे फाइन के डर से हो रहे हैं, वो खुद से तो प्रेरित होकर नहीं आ रहे। अगर वो क्लास में बैठ रहे हैं, वो टीचर से सवाल पूछ रहे हैं, वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस ला रहे हैं और लर्निंग का पार्ट, अधिगम का पार्ट बन रहे हैं, तो वो एक मोटिवेटेड क्लासरूम है। इसलिए इसका आंसर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। हाँ, कर सकती है। हमें बताना है मोस्ट सुटेबल, यानी कि ये सारी चीजें सुटेबल हैं, ठीक है, हमें लग रही है, अभी पहले 2 ऑप्शन में भी ठीक लग रही है, मगर सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सी है, यानी सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है, वो बताना है हमें। ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास। क्लास में होना चाहिए लर्निंग मटेरियल, मगर सारा ही वो जरूरी नहीं है। बच्चों को अब जैसे कोई एग्जाम्पल है, फील्ड ट्रिप पे लेके जानी है, बच्चों को पेड़ पौधे दिखाने हैं या जैसे, तो आप क्लास में अगर उसको स्पेसिमेन या चित्र से दिखाओगे तो वो बात नहीं बनेगी। तो ये तो देखो कट गया हमारा, ठीक है। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ इश्यूज। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बच्चे की टॉक जो है ना, बच्चे की बातचीत, वो एक रिसोर्स है। बच्चे की बातचीत को ये ना समझो कि ये चुप हो जाओ पढ़ लो, ये नहीं करना। टॉक जो है उसकी बातों से ही आपको अधिगम कराते जाना है। तो उसकी बातचीत को वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो लेकर आ रहे हैं उसको यूज करो, और वो जो है वो बच्चे की इंप्रूव करेगी लर्निंग का पार्ट, क्योंकि बच्चा अपने आप को
रिकॉग्निशन मिलेगा उसको लगेगा मेरी बात की भी वैल्यू है। मेरे एग्जाम्पल भी सेल्फ डाउट डेवलप नहीं होगा कि मेरे एग्जाम्पल तो महत्वपूर्ण नहीं है और स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है और मैं जो असली जीवन में सीख रहा हूँ उनमें कोई संबंध नहीं है। बच्चा अगर पार्ट लेगा, अपनी बातें शेयर करेगा, तो उसको अधिगम में वो अपने आप महसूस करेगा कि स्कूल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उसका मेरे जो बाहर जीवन जी रहा हूँ, मैं घर मतलब मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ माँ बाप के साथ, या मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, कोई टिकट ले रहा है, तो उनका सब चीजें आपस में संबंधित है। लर्निंग सिर्फ जमा घटा नहीं है, लर्निंग इससे और भी कहीं ज्यादा है। वो जब होगी जब टीचर फैसिलिटेट करेगी बच्चे को कि वो इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, रियल लाइफ सिचुएशन लाए, ये सब। रेगुलर असेसमेंट टेस्ट आप कराते रहोगे तो आप क्या करोगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन करोगे, आप सबमिटिव करोगे, आप जो है वो व्यवहारवादी तरीके से बच्चे को ग्रेड वगैरह करोगे, वो नहीं है। ठीक है, असेसमेंट करनी चाहिए, असेसमेंट जरूरी है, मगर यहाँ पे मोस्ट सुटेबल की बात है इंप्रूव करने की, तो वो तो फॉर्मेटिव में होगी। बच्चे टीचर एक्सप्लेन करती रहे कंटेंट को, तो टीचर अपनी तरीके से पूरा जोर लगा दे। अगर बच्चा जो है वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी प्रॉब्लम, अब मैं आपको किसी क्वेश्चन के लिए पूरा अपनी तरह से पूरा समझा दूं, मगर आप मुझे जब तक नहीं बताएंगे कि मुझे इस टॉपिक में और इस चीज को लेकर दिक्कत हो रही है, तभी तो मैं आपकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट हो पाएगी। क्यों? तो इसलिए सिर्फ टीचर के बताते रहने से काम नहीं चलेगा, आपको भी मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रॉब्लम जो आ रही है उस पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आंसर नहीं हो रहा, इसलिए 4 आंसर। लास्ट क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा 2 बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता, गलत करने में हाँ 1 नंबर जरूर चला जाता है। तो देखिए मैंने 2 बार पढ़ा, अब मैं दोबारा देख रही हूँ इसको। एक साइलेंस क्रिएट करना, चुप्पी साधे रहना, तो कोई इसका जवाब नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। टीचर्स इंस्ट्रक्शन देती रहे, तो वो भी गलत है, टीचर बोले जा रही है ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, ये भी गलत है। बच्चे हैं जो रट्टा मार रहे हैं लेसन्स का, वो भी गलत है। अब बच्चे जो हैं डिसिप्लिन में रह के अपनी लर्निंग को रेगुलेट कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं अपनी लर्निंग को, यानी असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हैं, एज वाला स्व मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसे कि आप अपनी लर्निंग को एक डिसिप्लिन में रहते हुए मूल्यांकन कर रहे हैं कि मेरे को कितना सिलेबस आ गया, कितना नहीं आ रहा है, और उस तरीके से फिर आप अपना अधिगम कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के अंदर। तो इसलिए इसका आंसर 1 है। ये इस पेपर की आंसर की है। आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी जिन जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। आप ये पेपर कीजिए और अपने स्कोर भी शेयर किया करें, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से लेवल पे हैं। असेसमेंट एज लर्निंग भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।